Welcome back guys to another video of class 11 accountancy theory of basic accountings. In our previous video we have discussed about the principles of accounting. Now moving further, some more principles are there. So the next principle is cost concept. Cost concept principle क्या बोलता है या ये वाला concept क्या है? तो all fixed assets are recorded at cost up to a date. Fixed assets are shown at cost less depreciation. क्या बोल रहा है जनरली ये कि जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आप लेकर आते हो कंपनी के अंदर उनको उनकी कॉस्ट मतलब कितने में आपको पड़े हैं उसी कॉस्ट में आपको उसको एंटर करना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सामान लेकर आ रहा हो और आप वो 1000 रुपए का लेकर आ रहा है तो आपको आपकी अकाउंटिंग बुक में भी 1000 रुपए ही लिखना है. ठीक है. अब इसके आगे अप टू ए डेट फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन. क्योंकि आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स जितने भी होते हैं उनका यूज करने के कारण से वियर एंड टियर के कारण से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. तो एक डेट के ऊपर आप आज लेकर आए तो आज तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं क्योंकि आप ही लाए हो. ठीक है ना. आप जो है आज ही लेके आए इसलिए कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा. लेकिन कुछ समय चले गया 1 साल 2 साल 3 साल तो उसका यूज भी हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा. तो अगर उस डेट पर उसकी एंट्री कर रहे हैं तो फिर उसकी एंट्री कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन जितना हुआ उसको अपन लेस कर देंगे. देन नेक्स्ट प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अकाउंटिंग बुक्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाए जो कि पैसे से संबंधित है. ठीक है. जिनका लेन देन पैसों के लिए किया गया है वही ट्रांजैक्शन इसके अंदर अकाउंटिंग बुक में किए जाना चाहिए. देन नेक्स्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल चार्ज ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट इनकम और लॉस. जितने भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए जा रहे हैं. ठीक है ना. जितने भी एक्सपेंसेस रेवेन्यू अर्न करने के लिए किए जा रहे हैं तो उनको आपको रिकॉर्ड करना है ताकि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट पता लग सके या एक्चुअल में कंपनी की इनकम जो है वो पता लग सके. मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे जो सेल आप कर रहे हो और उससे इनकम आ रही है वही एंटर नहीं करना है. इसके अलावा उस सेल को आगे बढ़ाने के लिए मतलब सेल को करने के लिए कितना और एक्स्ट्रा खर्चा किया गया. जैसे ट्रांसपोर्ट पे पैसे भी दिए गए. ठीक है. कस्टमर आया उसके लिए कुछ नाश्ता वगैरह मंगवाया उसमें खर्चा हुआ. आपने उसको पोस्ट करा टेलीग्राम से कुछ भी आपने पोस्ट करा पोस्ट ऑफिस से उसका जो चार्जेस लगे कुरियर करी कोई सी चीज उसके चार्जेस लगे. तो ये सारे जितने भी चार्जेस हैं जो कि इनकम जनरेट करने में मदद कर रहे हैं वो चार्जेस भी आपको जोड़ना है तभी आपको एक्चुअल अमाउंट पता लग पाएगी. देन नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम इज ट्रीटेड एज बीइंग अर्न ऑन द डेट ऑन विच इट इज रियलाइज्ड. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है. ठीक है. जिस भी दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन आपकी इनकम मानी जाएगी. मतलब कि इस दिन इनकम आई थी. दैट इज ऑन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर. गुड्स और सर्विसेज जिस दिन ट्रांसफर किए गए हैं चाहे वो कैश में किए गए हों चाहे वो उधार दिए गए हों. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज माल बेचा और आपके पास 15 दिन बाद पेमेंट आएगा तो आप 15 दिन बाद उसकी एंट्री करोगे जब पेमेंट आएगा. नहीं. जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हो गया है जिस दिन आपने लेन देन कर लिया है मतलब आपने माल बेच दिया है या आप खरीद के लेकर आ गए हैं चाहे उधार हो या नगद हो आपको उसी दिन उसकी एंट्री करना होगी. तो ये हमारे आज के 4 प्रिंसिपल्स थे. कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था कि सारे फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनको उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. बाद में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही उन पर चार्ज किया जाएगा. मनी मेजरमेंट बोलता है कि सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही आपको रिकॉर्ड करना है. मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस इनकम जनरेट करने के लिए हो रहे हैं उन सभी एक्सपेंसेस को लेना है ताकि एक्चुअल प्रॉफिट पता लग सके. और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जिस दिन आपने सेलिंग परचेसिंग की है उसी दिन की एंट्री के अंदर की जाएगी चाहे वो उधार हो या नगद हो. ओके. अनदर प्रिंसिपल इज वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है नेक्स्ट अपने पास वो है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है? ईच ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस लाइक वाउचर्स. हर एक ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में हो रहा है उसको एक एविडेंस होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे.
मतलब अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि आप आपके मन से कुछ भी लिख दोगे कि ये इतने का लिखा है या ये इतने का लिखा है। जो बिल आएगा, जो वाउचर्स रहेंगे, उसी को एविडेंस मानकर इसमें एंट्री की जाएगी। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मतलब होता है कि ऐसा एविडेंस जो कि अकाउंटिंग को गलत साबित ना कर पाए, मतलब पक्का एविडेंस। सिर्फ नॉर्मल नहीं, अच्छा पक्का एविडेंस आपको चाहिएगा कि हाँ ये इतने का ही है और यही एंट्री इसके अंदर की जाएगी। वो होता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देन materiality, only those transactions should be recorded which are material or relevant for the determination of income from the business। वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएं जो कि मटेरियल हो। मटेरियल मतलब कि होता है जनरली जो बिजनेस के काम की हो, ठीक है, जिससे, और रिलेवेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस, या वो ऐसी हो जो कि बिजनेस की इनकम को बताएं, मतलब बिजनेस की इनकम से संबंधित ही हमारे पास में चीजें होना चाहिए। बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, अगर बिजनेस में मुझे कोई गिफ्ट दे जाता है तो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो तो मुझे अलग पर्सनली दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बिजनेस की इनकम नहीं बताएगा। तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस की इनकम को अफेक्ट करे, ये जो बिजनेस की इनकम के बारे में बताएं। देन फुल डिस्क्लोजर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है, काम की है, उसको पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से डिस्क्लोज होना चाहिए ताकि वो पूरी एक्चुअल अकाउंटिंग फिगर आ सके। तभी पता लग पाएगी बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन छुपा ली गई है या नहीं दी गई है तो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की होगी वो पता नहीं लग पाएगी। देन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में क्या होगा, द अकाउंटिंग मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय बिजनेस यूनिट शुड बी कंसिस्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। जो भी अकाउंटिंग मेथड या जो भी अकाउंटिंग टेक्निक यूज की जा रही है बिजनेस के द्वारा, उसको कम से कम कुछ लंबे समय तक चलाना जरूरी है। उससे क्या होगा, एक्चुअल आपका जो भी प्रॉफिट है वो बताया जाएगा, वो पता लग जाएगा। अगर आप मेथड चेंज कर रहे हैं तो उससे हो सकता है आपका प्रॉफिट सही तरीके से ना आ पाए, पिछले साल कुछ प्रॉफिट, अभी कुछ और प्रॉफिट, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मेथड भी होते हैं अकाउंटिंग के जिसमें अलग अलग प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो भी प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हो, जो भी आप अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हो, उसको लंबे समय तक चलाना है। एंड लास्ट वन इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या होगा, कंसिडर ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट इग्नोर्स ऑल पॉसिबल प्रॉफिट। जितने भी पॉसिबल लॉसेस बिजनेस में हो सकते हैं उनको कंसिडर करके चलना है, लेकिन पॉसिबल प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करना है। इसका एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। हो सकता है मशीन हम लेकर आए हो और हमने उसको बिल्कुल ढक के कवर करके 2 साल तक रखे रहने दी, हमने बिल्कुल उसका यूज नहीं करा, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते ही हैं। क्यों? क्योंकि टाइम जा चुका है। तो जितने भी पॉसिबल लॉसेज हैं उसको आपको लेकर ही चलना है, लेकिन प्रॉफिट को आपको नहीं लेकर, मतलब पॉसिबल प्रॉफिट को लेकर नहीं चलना। प्रॉफिट सिर्फ एक्चुअल ही लिया जाएगा, लॉसेस पॉसिबल ले सकते हैं। सो दीज वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग विच यू हैव टू लर्न केयरफुली। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जनरली एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं थ्योरी के बेसिस पर कि ये अलग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो या ये वाला प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, या फिर जब आप अकाउंटिंग करोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।